बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, जिसकी लास्ट वीडियो में हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिस्क्राइब किया था। और आज की इस वीडियो में हमारे पास टॉपिक है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। याद रहे, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के टॉपिक में रहते हुए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, या फिर वो एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कंबाइन करके भी बोर्ड में पूछ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लास्ट वीडियो में सर्कल की डायग्राम याद हो, हमने कुछ इस तरह का एक सर्कल डिस्कस किया था। तो सर्कल की इस मोशन में हमारे पास सर्कल का सेंटर था जी O, और इस पोजीशन का नाम था O1, और यहाँ से एक पार्टिकल मूव करके जब हमारे पास पहुँचा था जी इस पॉइंट P पे, तो उस पॉइंट P से सेंटर तक का जो डिस्टेंस था उसे हमने रेडियस R का नाम दिया था, और वो R किसके इक्वल था स्टूडेंट्स? x0 के इक्वल था। तो इसीलिए हमने यहाँ पे x0 लिखा था। क्लियर? अब इस टाइम t में जो सर्कल के सेंटर पे बनने वाला एंगल था वो क्या था? थीटा, जो कि ओमेगा टी के इक्वल था। और यहाँ पे जो पॉइंट था उसे हमने नाम दिया था D का, और इसे दिया था E का, और ये सर्कल में पार्टिकल की मोशन थी। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें याद हो तो हमने इस पार्टिकल के प्रोजेक्शन n की मोशन को भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे अगर n की मोशन देखें तो वो हमारे पास ये आ रही है। इस पॉइंट का नाम था n, और यहाँ से डिस्टेंस क्या था? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट x। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा? ये भी एंगल थीटा होगा। ठीक। अब स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को अगर डिस्कस करना है और इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो आपने यहाँ पे सोचना है कि कौन सा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यहाँ पे पार्टिकल भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और प्रोजेक्शन एन की भी मूवमेंट है। तो याद रखिएगा, ये जो एन प्रोजेक्शन की मोशन है ना, इसका जो एक्सेलरेशन है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। और एन की मोशन हम जानते हैं किसकी वजह से है? पार्टिकल की मोशन की वजह से इन अ सर्कुलर पाथ जो पार्टिकल मूव कर रहा है। तो उस पार्टिकल की मोशन की वजह से इस एन प्रोजेक्शन की मोशन है, और हम इसी एन प्रोजेक्शन की मोशन से जो एक्सेलरेशन है उसी को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का नाम दे रहे हैं, और उसके लिए हमने मैथमेटिकल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया? तो हमारा टारगेट क्या है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और वो कौन सा है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि देखिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन of projection कौन सा जी? प्रोजेक्शन n ऑफ अ पार्टिकल। स्टूडेंट्स, पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की हमेशा डायरेक्शन टूवर्ड्स दी सेंटर होती है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के एक्ट करने की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा, और एक्सेलरेशन जो है सेंट्रीपिटल, इसकी डायरेक्शन भी क्या होती है? टूवर्ड्स दी सेंटर होती है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जब आपका पार्टिकल इस पॉइंट P पे होगा तो उस टाइम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? टूवर्ड्स दी सेंटर। और उसे हम नाम दे देते हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे A, और पॉइंट P है तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट्स में मैं P लिख देता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इस पॉइंट P पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस n प्रोजेक्शन की मोशन की वजह से भी यहाँ पे एक्सेलरेशन होगी, और उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या होगी? टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, और उसे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं A। अब ये जो A एक्सेलरेशन है ना डियर स्टूडेंट्स, यही हमने फाइंड आउट करना है, और यही हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। क्लियर हो गया जी? स्टूडेंट्स, हम ये इक्वेशन जानते हैं एक्सेलरेशन की कि A इज इक्वल टू
आर कह लें या एक्स नॉट कह लें, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम अगर यहाँ से अपनी इक्वेशन तैयार करें तो फिर वो क्या बनती है, ए रिप्लेस हो जाएगा किससे जी, ए पी से। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ए पी, और इज इक्वल टू आर, आर किसके इक्वल है, एक्स नॉट के इक्वल है, और ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे। तो ये बन गई डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब मसला ये है कि हमें तो चाहिए ए, और यहाँ पे देखें तो ये आ रहा है ए पी, हमें चाहिए ए, तो इसका मतलब इस इक्वेशन से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल पे गौर करें, ओ एन पी ट्रायंगल पे अगर आप गौर करें तो आपको ये वाली साइड ए वाली मिल सकती है। शर्त ये है कि आप सोच समझ के ये देखें कि हम कौन सा फंक्शन यूज़ करें कि जिसके अंदर ये वाली साइड इन्वॉल्व हो रही हो। तो डियर स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल को हम थोड़ा सा पहले बाहर अलग से ड्रा कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए आसानी से। ये जो ट्रायंगल है ओ पी, ठीक है, और ये क्या है एन, ये हमारे पास आ गया हाइपोटेन्यूस साइड, और ये आ गई बेस, और ये आ गया आपके पास डियर स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसका नाम क्या है हमारे पास, ए पी, और ये क्या है ए, और एन पी हम नहीं जानते। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पे देखें, हम साइन का अगर फंक्शन यूज़ करें तो साइन के फंक्शन में ये वाली चीज़ या साइड आ रही है, तो ये एंगल क्या है, थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस क्या है जी, ए पी। अब डियर स्टूडेंट्स ए पी इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हमें ए मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू ए पी साइन थीटा। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई। अब इस एक्सेलरेशन की इक्वेशन में आप इस ए पी पे गौर करें, तो ए पी एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर इनटू साइन थीटा। लो जी, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2, और ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की इक्वेशन है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का आंसर नहीं है, वो तब हमें मिलेगा अगर इसी इक्वेशन में हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू हो। अगर यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना तो फिर हमारे पास यही इक्वेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसी ट्रायंगल को हम यूज़ करेंगे। दोबारा यहाँ पे देख लें कि यही ओ एन पी ट्रायंगल में दोबारा यूज़ करने लगा हूँ, ओ पी एन, ये एंगल क्या है, थीटा, और इसको मैं डिस्प्लेसमेंट में अगर देखूँ तो ये हमारे पास क्या है, एक्स नॉट, और ये क्या है, एक्स। तो अब यहाँ से हमें चाहिए साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करें जी, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एंगल के सामने x डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस क्या है जी, एक्स नॉट। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन थीटा किसके इक्वल आ रहा है, साइन थीटा इक्वल आ रहा है जी x ओवर एक्स नॉट। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूँ, a इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, साइन थीटा की जगह क्या लिखूँ, x ओवर एक्स नॉट। क्लियर, एक्स नॉट से कैंसल, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ तरतीब से, x इंटू ओमेगा स्क्वायर। लो जी, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का आंसर आ गया। ठीक है जी, तो अब ये अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड है x इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो अब हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो डियर स्टूडेंट्स फिर कैसे लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में आप क्या करेंगे जी, इसी इक्वेशन में माइनस लगा देंगे, तो ये बन जाएगी a इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। लो जी, ये वेक्टर फॉर्म आ गई। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ओमेगा क्या है, ओमेगा कांस्टेंट,
और यहाँ पे अगर आप देखें तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन हमें इस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई ये a और x जो है ना, a एंड x आर अपोजिट, ये दोनों क्या हैं स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे अपोजिट हैं कि अगर x आपके पास क्या है पॉजिटिव, तो फिर आपके पास a क्या है नेगेटिव। और हम जानते हैं कि x जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो देखें डायरेक्शन क्या आ रही है, दोनों की अपोजिट आ रही है, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे शो कर रहा है। अब डियर स्टूडेंट्स अगर इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहें तो ये जो ओमेगा है ना, ओमेगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा की जगह क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर की कांस्टेंट, कांस्टेंट, और आगे x वैसे का वैसे। तो डियर स्टूडेंट्स कांस्टेंट और इक्वालिटी के साइन को हटाकर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का x। लो जी, ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है, गौर से देखें इस इक्वेशन को और बताएं कि ये इक्वेशन आपने पहले कहीं डिस्कस की है कि नहीं की। इक्वेशन बन गई हमारे पास 4 3, ठीक है। अब ये इक्वेशन स्टूडेंट ज़रा गौर से देखें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रही है, क्या बता रही है। क्या कहीं पहले आप ये इक्वेशन पढ़ चुके हैं? जी बिल्कुल, सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टॉपिक आप पढ़ रहे थे, फर्स्ट टॉपिक, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो वहाँ पे आपके पास इसी तरह का रिलेशन था जिसमें a जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था माइनस एक्स के, ऐसे ही था ना। तो हमने इसका ग्राफ भी डिस्कस किया था। तो यहाँ आज क्या बात प्रूफ हो रही है, ये बात प्रूफ हो रही है कि प्रोजेक्शन n की जो मोशन है ये तो सेम उसी तरह का रिजल्ट दे रही है जैसे हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का रिजल्ट था। तो इसीलिए हमने पहले भी ये बात की थी और अब भी कर रहे हैं कि जो इस पार्टिकल की मोशन है सर्कुलर पाथ में, उसकी वजह से जो उसका एन प्रोजेक्शन की मोशन है ना, वो टू एंड फ्रो मोशन है अबाउट द मीन पोजीशन। और ये जो प्रोजेक्शन एन की मोशन है यही हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो रिजल्ट भी आप देख सकते हैं क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो ये इस टॉपिक से प्रूफ भी हो गया। यही तक आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन था। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आप दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर सकते हैं कि देखिए हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के टॉपिक में ये बात की थी कि मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0, और वेलोसिटी क्या थी, मैक्सिमम। लेकिन अभी हम वेलोसिटी को 1 मिनट के लिए रहने देते हैं, अभी आपको बाद में बताते हैं। पहले आप ये याद कर लें कि जब मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या था, 0, तो एक्सेलरेशन क्या थी, एक्सेलरेशन भी क्या थी, 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या था, मैक्सिमम, एक्सेलरेशन भी क्या था, मैक्सिमम। तो आज हम इसी बात को यहाँ पे मैथमेटिकल प्रूफ करते हैं कि मीन पोजीशन पे अगर डिस्प्लेसमेंट 0 था तो फिर एक्सेलरेशन 0 हमने तब कहा था, लेकिन आज देखते हैं कि होता है कि नहीं होता। तो चेक कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। पहली चीज़, एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन। तो डियर स्टूडेंट्स मीन पोजीशन पे x क्या हो जाएगा, 0, और हमने फाइंड आउट करना है जी एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन हम यूज़ करते हैं एक्सेलरेशन की। हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या है जी, आंसर वाली, a इज़ इक्वल टू एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें देखें x क्या है, मीन पे 0, तो a इज़ इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है मीन पे, 0। ये मैथमेटिकल हमने यहाँ पे चेक कर लिया। अब सेकंड पॉइंट था कि एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, ये हमने लिख दिया ना P, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा, उस पे हमारे पास x जो होता है वो x0 बन जाता है और हमने बताना है a की वैल्यू। अब डियर स्टूडेंट्स इसी इक्वेशन में दोबारा पुटिंग करते हैं कि हमारे पास a इज़ इक्वल टू एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर है ना। तो इसमें देखें कि a इज़ इक्वल टू x किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सट्रीम पे x0 के इक्वल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। तो x0 और ओमेगा स्क्वायर वैसे। तो डियर स्टूडेंट्स अब ये वाली जो वैल्यू है a इज़ इक्वल टू x0 ओमेगा स्क्वायर,
ये वैल्यू आपको क्या बता रही है भाई, कुछ ना कुछ आंसर आया ना, इसका मतलब ये वैल्यू एक्सेलरेशन की मैक्सिमम है, तो एक्सट्रीम पे वैल्यू आ गई मैक्सिमम। तो ये हमने चेक करना था डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे चेक कर लिया। ये थी आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डिस्कशन। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि आपके पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में यहाँ पे एंगल भी पूछे जा सकते हैं, तो वो आप खुद गौर करें और फिर कर लें। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा आप स्टूडेंट्स, एक छोटी मोटी या थोड़ी बहुत हो सकता है किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो। किस पॉइंट पे गौर करना ज़रा, कि सर मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो, लेकिन आपने प्रीवियस वीडियो में कहा था मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम। तो हमें थोड़ा बहुत मसला आ रहा है क्या, कि अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो फिर वेलोसिटी को भी तो मीन पे मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। ये हमें समझ नहीं आ रही बात कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, एक्सेलरेशन भी मीन पे ज़ीरो, लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम, ये कैसे हो सकता है? ये आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो। लेकिन स्टूडेंट्स आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपने थोड़ा सा बात को समझना है कि देखें, जब हम कह रहे थे कि मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो, देख लिया, लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम, तो इसका मतलब ये था कि वो मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे मैक्सिमम थी, मैक्सिमम से मुराद वो कांस्टेंट थी, और ये मैंने बात आपको बताई थी। तो वो जो कांस्टेंट वैल्यू थी ना, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मीन पोजीशन पे उसी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी की वैल्यू थी वो मैक्सिमम से मुराद कांस्टेंट थी, जितनी भी थी वो कांस्टेंट थी, उस वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा था। और हम ये बात जानते हैं कि जब तक वेलोसिटी में चेंज ना आए तब तक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होती। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, लेकिन वेलोसिटी की इंस्टेंट पे वैल्यू मैक्सिमम है, कांस्टेंट है, लेकिन चेंज नहीं आ रहा, जिसकी वजह से वहाँ एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक हो गया जी, इस बात को याद रखिएगा। अब डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, फेज एंगल। फेज एंगल, यहाँ से आपसे MCQs पूछे जा सकते हैं। फेज एंगल हमने पहले भी इसको डिफाइन किया था, लेकिन यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। 2 नंबर की डेफिनेशन भी आ सकती है और यहाँ से MCQs भी बनाए जा सकते हैं। दी एंगल, फेज एंगल क्या होता है जी? दी एंगल थीटा विच डिफाइन या डिफाइन की जगह डियर स्टूडेंट्स आप स्पेसिफाई का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, डिस्क्राइब का भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वर्डिंग आप अपनी लिख सकते हैं। विच डिफाइन या स्पेसिफाइज द नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट, नंबर 1 एंगल जो है थीटा वो डिस्क्राइब करे जी किसको? डिस्प्लेसमेंट को। एंड अच्छा, एंड के वर्ड को हटा करना आप एक और अच्छा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, पावरफुल, एज वेल एज। इससे आपकी डेफिनेशन फीकी नहीं रहेगी, थोड़ी सॉलिड किस्म की हो जाएगी। ठीक है, अच्छी हो जाएगी। तो आप चाहें तो एंड का वर्ड लगा लें, चाहें तो आप एज वेल एज लगा लें, लेकिन ज़्यादा बेहतर एज वेल एज है। एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ, किस चीज़ की डायरेक्शन? नंबर 2 डायरेक्शन भी आपको ये एंगल बताएगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ आ पॉइंट कह लें या पार्टिकल कह लें, लेकिन कब? जब सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट हो रही होगी। तो ऑफ अ पॉइंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कॉल्ड फेज एंगल, या आप इसको शॉर्टकट यूं भी कह सकते थे कि द एंगल थीटा विच गिव्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम या स्टेट ऑफ द मोशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन या इन वाइब्रेशनल साइकिल, जो वर्डिंग आप सेट करना चाहें कर सकते हैं, इज कॉल्ड फेज एंगल। अब डियर स्टूडेंट्स इसकी जो इक्वेशन है हमारे पास, जब हम फेज को यूज़ करते हैं, देखिए ना, ये हमारे पास सिंपल एंगल की तरह ही बिहेव करता है। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री एंगल ऐसी है ना, तो ये भी उसी तरह का है। लेकिन मसला ये है कि इसमें एक चीज़ है जो कि है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ पॉइंट, कि हमें ये साथ में डायरेक्शन भी बताएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा आम एंगल और फेज में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, सिर्फ डायरेक्शन का। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हम फेज को
डिस्कस कर रहे हैं, तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होगी जब आप फेज एंगल को यूज कर रहे होंगे। तो फिर हमारे पास याद रखिएगा इक्वेशन है x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा पहले यहाँ पे एंगल लिख लें, जब आप फेज एंगल को यूज करते हैं तो फिर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये बनेगी ना, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन, अभी यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल। अच्छा इस एंगल से मुराद वही फेज है, ठीक है ना, ये फेज है। अब यहाँ पे देखें कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन इन टू, जो फेज है ना ये है ओमेगा टी प्लस फाई। अब ये जो एंगल है जिसे हम फेज या एंगल कह रहे हैं, इसमें आ रही है ये दो चीज़ें, ओमेगा टी प्लस फाई। अब फाई क्या है और ओमेगा टी क्या है, इसको ज़रा क्लियरली समझिएगा भाई। यहाँ पे जो फाई है ना, वेयर फाई, ये है डियर स्टूडेंट्स वो एंगल जो ऑब्जेक्ट हमारी ऑब्जर्वेशन से पहले बना रहा होगा, और इसे हम कहेंगे इनिशियल फेज। इनिशियल फेज ये कौन सा एंगल है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन से पहले पार्टिकल बना रहा होगा रेफरेंस लाइन पे या रेफरेंस लाइन के साथ, ठीक है, वो हमारे पास इनिशियल फेज होगा। और ओमेगा टी क्या है, ओमेगा टी ये डियर स्टूडेंट्स वो एंगल है जी जिसे हम नाम दे रहे हैं फेज एंगल। और फेज एंगल ओमेगा टी कौन सा होगा, जो हमारी ऑब्जर्वेशंस के दौरान पार्टिकल बना रहा होगा, उस एंगल को हम फेज एंगल का नाम देंगे। जो हमारी ऑब्जर्वेशन से पहले पार्टिकल का एंगल होगा वो इनिशियल फेज कहलाएगा, जो हमारी ऑब्जर्वेशन के दौरान पार्टिकल इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जा रहा होगा और वहाँ पे बनने वाला जो एंगल होगा उसे हम फेज एंगल का नाम देंगे, और वो ओमेगा टी होगा। क्लियर है जी। तो अब डियर स्टूडेंट्स इसमें 3 केस बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। कि नंबर 1, केस 1 जो हमारे पास होगा ना वो ये होगा कि अगर मेरे पास इनिशियल फेज फाई 0 हो तो फिर मैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की कौन सी इक्वेशन यूज़ करूंगा, या इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होगी। अगर फेज 0 हो इनिशियल फेज, तो फिर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होगी ये देखते हैं। तो पहला केस क्या है, इनिशियल फेज फाई इज 0, तो फिर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप डायग्राम पे गौर करें, O1 पॉइंट ये क्या है, सेंटर, जिसको आप मीन पोजीशन वाला पॉइंट भी कह सकते हैं। अब इसका मतलब आपका पार्टिकल इस पॉइंट पे है O1 पे। अब O1 पे अगर पार्टिकल मौजूद है तो इसका मतलब वो तो रेफरेंस लाइन पे है, और रेफरेंस लाइन पे उस पार्टिकल का जो बनने वाला एंगल होगा वो थीटा या फाई किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। रेफरेंस लाइन के ऊपर आ रहा है ना पार्टिकल, अगर इस पॉइंट O1 पे है तो O1 पॉइंट तो मीन पोजीशन पे है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे इनिशियल फेज फाई जो है वो फाई यहाँ पे थीटा के ही इक्वल है, और थीटा जो है वो इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल फेज क्या है, 0। इस कंडीशन में पहला केस ये बन गया। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालता हूँ, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन इन टू ओमेगा टी प्लस फाई, ये इक्वेशन है। तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन इन टू ओमेगा टी प्लस 0। तो डियर स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। लो जी, अगर आपके पास इनिशियल फेज 0 है तो फिर आप इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स अगर हमारे पास पार्टिकल इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट मूव करे, तो फिर हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होगी। यहाँ पे देखिएगा सेकंड केस, केस 2, क्या डियर स्टूडेंट्स, व्हेन फेज एंगल फाई इज फाई, ठीक है। यानी कि अब फाई की कोई ना कोई वैल्यू है, अब फाई 0 नहीं है, फिर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होगी।
तो लेट कर ले जी अब ये तो था ना हमारे पास पॉइंट O1। अब लेट करें जब हमने पार्टिकल को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया ना, तब पार्टिकल इस पॉइंट से, जिसको हम कह रहे हैं इनिशियल पॉइंट, इस पॉइंट से अपनी मोशन स्टार्ट कर चुका था और उसका फाइनल पॉइंट था ये वाला P। ठीक है, ये क्या था उसका फाइनल पॉइंट। अब हमने पार्टिकल को तब ऑब्जर्व किया जब पार्टिकल इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ मूव कर रहा था, तब वो हमारी ऑब्जर्वेशन के अंडर था। तब जो बनने वाला एंगल था ना, वो क्या होता है, हमारी ऑब्जर्वेशन के अंडर बनने वाला एंगल था ओमेगा टी फेज, तो ये एंगल होगा ओमेगा टी। लेकिन हमारी ऑब्जर्वेशन से पहले पार्टिकल एंगल बना चुका था जब वो O1 से इस पॉइंट पे पहुंचा था, तब वो उसका एंगल था इनिशियल फेज। तो इनिशियल फेज को हमने नाम दिया था फाई का, इसका मतलब वो ये एंगल होगा फाई। क्लियर। अब हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, मीन और एक्सट्रीम के बीच में हम आ गए हैं, तो मीन और एक्सट्रीम के बीच सेकंड केस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होगी, x नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, अब फाई जीरो नहीं है, फाई की कोई ना कोई वैल्यू होगी, ओमेगा टी की भी है, तो इसका मतलब सेम यही इक्वेशन यहाँ पे दोबारा यूज होगी, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। जब फेज आपका जीरो नहीं होगा तब आप ये इक्वेशन यूज करेंगे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की। लास्ट केस रह गया जी केस नंबर 3। हाँ, केस 3। स्टूडेंट्स बोर नहीं होना आपने, ठीक है ना, आपने चीज़ों को समझना है और अच्छे मार्क्स हासिल करने हैं, और वो एक ही शर्त में आप ले सकते हैं अच्छे मार्क्स जब आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो केस 3 में क्या है कि हमारे पास पॉइंट O1, अब मीन पोजीशन हो गया केस, मीन और एक्सट्रीम के बीच वाला भी हो गया। अब एक ही केस रह गया एक्सट्रीम पॉइंट, जब हमारा इनिशियल पॉइंट ही एक्सट्रीम वाला पॉइंट समझा जाएगा और पार्टिकल उस इनिशियल पॉइंट से आगे फाइनल पॉइंट की तरफ मूव करेगा, तब हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या यूज़ करेंगे, वो ज़रा गौर से समझना। तो डियर स्टूडेंट्स समझ लें कि यहाँ पे जो एंगल है ना, ये वाला, ये इनिशियल फेज फाई है, ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ पहुँच चुका है, लेकिन उस टाइम तक हमारी ऑब्जर्वेशन में वो नहीं आ रहा। हमने जब अपनी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की ना, तो हमने यहाँ से की, तो ये बन गया जी इनिशियल पॉइंट। सही है, यहाँ से वो मूव करता है और यहाँ पे पहुँचता है, ये बन गया उसका फाइनल पॉइंट। ठीक, अब यहाँ से जब वो यहाँ मूव करेगा तो ये जो बनने वाला एंगल है, ये है फेज एंगल ओमेगा टी हमारी ऑब्जर्वेशन में, और उससे पहले वो एंगल इनिशियल फेज है, वो अपना पार्टिकल ऑब्जेक्ट बना चुका है, लेकिन वो हमारी ऑब्जर्वेशन में नहीं है। तो अब ये बन गया जी हमारे पास इनिशियल फेज, और ये बन गया फेज एंगल। अब अगर ये इनिशियल पॉइंट है तो इसका मतलब हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होगी। अब देखें ना, इनिशियल फेज आपका क्या है 90, आपकी ऑब्जर्वेशन यहाँ से यहाँ है, तो आप देखते हैं जी हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन इंटू ओमेगा टी प्लस फाई की इक्वेशन होती है। तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन। तो डियर स्टूडेंट्स वीडियो का टाइम एंड हो गया था, तो इसीलिए मैं यहाँ से दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ कि ये हम इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, और इसमें हमारे पास ओमेगा टी वैसे और फाई इनिशियल फेज हमारे पास कितना है 90, तो ये मैं दोबारा यहाँ पे 90 पुट कर देता हूँ। अब इसको ओपन करते हैं, x इज इक्वल टू एक्स नॉट। अब इस पर गौर करें ज़रा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, जब 90 ओमेगा टी में प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, तो फिर याद रखिएगा कॉस साइन बन जाता है और साइन कॉस बन जाता है। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकता हूँ कि साइन ओमेगा टी प्लस 90 का आंसर पक्की बात है क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। तो अगर आप प्रूव करना चाहें तो फिर प्रूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको प्रूव कर लेते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस 90, तो ये क्या होगा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, अब मुझे यहाँ से
एक छोटी सी बात याद आ रही है, वो भी आपको सुनाता हूँ कि अगर देखें आपका मैथ सब्जेक्ट है तो फिर तो आपको इसमें कोई मसला नहीं होगा, आप प्रूव भी कर सकते हैं और ये फार्मूला को याद भी होगा। लेकिन अगर आपकी बायो है तो फिर हो सकता है कि आपको इसका प्रूफ ना आता हो। तो आप फ़िलहाल इसको ऐसे ही याद रख लें, क्योंकि मैथ जो है ना ये अच्छों को नहीं आती, तो जिसको लड़ जाए तो फिर लड़ जाती है, उसको ले डूबती है। तो मुझे बात ये याद आ रही थी कि जब हम BSc में डबल मैथ फिज़िक्स का कॉम्बिनेशन लेके चल रहे थे, तो 3 हम दोस्त जब एक ही रूम में बैठ के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया करते थे। तो जब हमारे एक दोस्त को, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, जब वो उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था तो वो बैठे बैठे अचानक से उसी रूम के अंदर ना ऐसे उठ के अचानक से चक्कर काटने लगता और ज़ोर ज़ोर से कहता, ओए धाड़ वे धाड़ वे साकू मैथ बर्बाद कर छोड़े, वो अब्बा वो साकू मैथ क्यों रखवाई, वो सब मारेंगे, वो धाड़ वे अब्बा वो साकू बचा नहीं मैथ को, साकू मैथ को जान छुड़वाओ। तो बात ये है कि मैथ जो है ना ये बड़े बड़ों को ले डूबती है। जिसको समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, तो जिसको समझ में ना आए फिर नहीं आती, फिर उसको बर्बाद कर देती है। तो बात वही है कि बाबा साकू मैथ बर्बाद कर छोड़े। तो अगर आपको भी यहाँ पे मैथ प्रॉब्लम कर रही है तो आप सिर्फ इतना याद रखें कि साइन के फंक्शन में ओमेगा टी के साथ अगर 90 प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो तो वो साइन कॉस बन जाएगा, और कॉस अगर होगा तो वो साइन बन जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी इसको याद रख सकते हैं। तो अब यहाँ से अगर देखें तो कॉस 90 का आंसर 0 और साइन 90 क्या होता है 1 को कॉस ओमेगा टी से तो कॉस ओमेगा टी रहेगा, 0 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई तो आंसर 0, और ये वाला प्लस कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि साइन ओमेगा टी प्लस 90 किसके इक्वल आ रहा है, कॉस ओमेगा टी। तो हमने यहाँ पे ओमेगा टी की जगह थीटा भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि थीटा हम जानते हैं वो ओमेगा टी के बराबर होता है। तो यही इक्वेशन बन गई। इसको आप लिखना चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं x0 कॉस ओमेगा टी। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है आपने कि जब इनिशियल फेज़ वो 90 कहेगा तब आपने इक्वेशन यूज़ करनी है कॉस वाली, x इज इक्वल टू x0 कॉस ओमेगा टी। और आगे आने वाला टॉपिक में बहुत अच्छे अच्छे MCQs बनेंगे, ये बात याद रखनी है। और जब इनिशियल फेज 0 तब इक्वेशन x इज इक्वल टू x0 साइन ओमेगा टी, और जब मीन और एक्सट्रीम के बीच में लाई करेगी तब आपके पास ओमेगा टी प्लस फाई, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब लास्ट में एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट मीन पोजीशन है तो फिर फेज़ या तो 0 या फिर पाई हो सकता है। इसी तरह अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट है तो फिर आपके पास फेज़ या तो 90 π/2 या फिर 3 π/2। तो इसी बात के साथ हम आज का टॉपिक एंड करते हैं जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।